मम्मी अब बस करो। और सहा नहीं जाता। जितना आप हम लोगों के साथ कर रही हो इतना तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अब कितना अत्याचार करोगे, अब बर्दाश्त नहीं होता। अरे वाह बेटा, तेरे मुंह में भी बोलने की जुबान आ गई क्या? तुझे भी सिखा पढ़ा दिया है ना इस लड़की ने। मेरा नाम रागिनी है। मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ पर मेरा पति, 2 भाई और 2 बहनें थे। मैं छोटी थी सबसे। मेरी दोनों ननद की शादी हो चुकी थी और मेरी जेठ की भी शादी हो चुकी थी। मेरा सबसे पीछे शादी हुआ था क्योंकि मेरा पति सूरज सबसे छोटा था। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसीलिए उसको सरकारी जॉब नहीं लगी थी। वह घर के ही खेती बाड़ी करता था। घर के ही बहुत ही लंबे चौड़े खेती बाड़ी थे, उसी को संभाल रहा था। उसके पापा भी नौकरी करते थे और उसके बाद भाई भी नौकरी करता था। सब लोग मिलकर यही तय किया कि सूरज अब तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जब बाहर ही काम आएंगे तो घर की खेती बाड़ी तो बर्बाद ही हो जाएगा। घर की खेती बाड़ी कौन देखेगा? एक काम करो, खेती बाड़ी तुम देखो और खेती से तुम जितना कमाओगे उस सारा पैसा अपने लिए रख लेना। उसका हिसाब किताब कोई दूसरा नहीं लेगा। इसीलिए सूरज घर पर ही खेती बाड़ी करता है। सूरज ने अपनी कमाई से एक ट्रैक्टर भी खेती करने के लिए खरीद लिया था। हम लोग की अच्छी खासी दिन गुजर रहे थे। वैसे तो मैं कभी बाहर नहीं गई थी, लेकिन जब हमें कहीं घूमने जाने को होता तो सासू माँ बहाने बनाने लगती और सूरज बोलता कि जाने दो रागिनी, कभी भी चलेंगे, कभी और चलेंगे। और खेतों की क्या है, खेती बाड़ी में तो साल भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। घर का सारा काम मैं करती, इसके बावजूद भी सासू माँ अपना नाक मुंह चढ़ाती, मेरे ऊपर खुश नहीं रहती। सासू माँ के उठने से ले पहले ही उनको चाय देना, उनके कपड़े धुलना, उनका खाना देना, उनको नाश्ता देना, हर काम मैं एक पैर पर खड़े होकर करती हूँ। लेकिन सासू माँ थी कि कुछ न कुछ नुस्खे निकाल ही लेती थीं। हर समय की भांति इस साल भी मेरी जेठानी गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर आने वाली थी। सासू माँ मेरी जेठानी को बहुत प्यार करती थी और मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब जेठानी आती थी तो अपने तो आती ही थी, उनके पास बच्चे भी थे, वो भी आते थे। ऊपर से मेरी दोनों नंदों को भी बुला लेती थी, उनके भी बच्चे हो जाते। घर में इतना काम हो जाता कि पूछो ही मत। और मुझे मायके जाने नहीं दिया जाता था। कभी भी मैं मायके जाऊं तो 1 से 2 दिन तक ही रहती थी। जहां 1 से 2 दिन होता था सूरज को भेजकर मुझे बुला लिया जाता था। मुझे मायके में तो रहने को नसीब ही नहीं होता था। हर साल की भांति इस साल भी जेठानी आने वाली थी और जेठानी ने पहले ही फ़ोन करके मेरे नंदों को फ़ोन करके और वहाँ पे बुला लिया था। मेरी ननद, उनके बाल बच्चे, सारे लोग पहले से ही यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, मानो कि कोई जैसे प्रधानमंत्री आने वाला है। क्योंकि मेरी जेठानी जब आती थी तो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। मेरी दोनों ननदों के लिए साड़ियाँ, सासू माँ के लिए साड़ी, मेरे लिए भी साड़ियाँ लेकर आती थी। ननद के बच्चे के लिए भी कपड़े वगैरह लेकर आती थी। इसीलिए सारे लोग उन पर खुश रहा करते थे। और हम लोग और सूरज कितना भी किसी को कर ले, लेकिन कोई हमारे ऊपर खुश नहीं रहता था। यह कहते हैं ना कि दूर के ढोल बहुत ज़्यादा सुहाने होते हैं, वही वाली बात थी। जो पास रहता है उसका लोग कदर करना भूल जाते हैं। घर में खचाखच आदमियों से और बच्चों से घर भर चुका था, लेकिन काम करने वाला तो केवल मैं ही अकेली थी। दिन भर एक पैर पर मैं खाना बनाती, नाश्ता बनाती, चाय बनाती, सबके लिए एक पैर पर सारा काम करती। बर्तन धुलना, खाना बनाकर हर काम मेरे को ही था। मेरी जेठानी तो ऐसा लगता था कि वह आई है कोई गेस्ट बन के, कोई आईएएस आई हैं प्रधानमंत्री बन के, यहाँ पर अपना छुट्टियाँ मनाने आई हों। जैसे लोग होटल में जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए ना, वही फीलिंग आ रही थी। जब मर्जी सो के उठो, उसके बाद चाय तो मिलेगा ही मिलेगा, नाश्ता मिलेगा ही मिलेगा, खाना मिलेगा ही मिलेगा। खाना खाकर थाली भी अपना उठाकर किचन में नहीं रखती थी। उनके बच्चे और वह ऐसे नाटक करते थे मानो कि कोई अपने घर में काम ही नहीं करते हों। यहाँ पर आई हैं, मायके में तुमसे क्या उम्मीद रखती हैं, लेकिन यह भी कुछ नहीं करती थी। मैं अपने दोनों नंदों से क्या उम्मीद करूं? मानो कि मैं रात को मरीज से बिस्तर पर पड़ जाती थी और मेरी आंख सुबह के 5 बजे बिल्कुल खुल जाती थी। क्योंकि अगर सासू माँ को 6 बजे चाय न मिल जाए तो सासू माँ सर पूरा घर पे कपार पे उठा लेती थी। 1 डेढ़ महीने की छुट्टियां तो मानो मेरे लिए बिल्कुल ही ज़िंदगी का मुश्किल हो जाता। मैं अपने पति को बोलती कि कोई बाहर से काम करने वाली रख लो,
लेकिन 1 महीना के लिए लाकर रख दो। मेरा पति भी लाचार बेबस अपनी माँ के सामने उसकी माँ किसी को लाने नहीं देती थी, दिन भर काम करती थी। एक दिन सासू माँ ने बोला कि अब तुम्हारी जेठानी जाने वाली है तो रागिनी एक काम करो कि तुम दाल चावल और गेहूँ साफ़ कर दो और बोरे में बांध करके रख दो, क्योंकि तुम्हारी जेठानी लेकर जाने वाली है। इतना सुनने के बाद मैं अपने सासू माँ से बोला कि देखिए, मैं पहले से ही इतना काम करती हूँ और मेरे पास टाइम नहीं बचता है कि मैं दूसरा काम कर सकूँ। आप ऐसा काम करो कि किसी काम करने वाली को बुला लो और वह साफ़ कर देगी, जो पैसा होगा उसको दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद तो मेरी सासू माँ चिल्ला चिल्ला कर सारे घर वाले को इकट्ठा कर ली और बोलने लगे कि देखो, नई बहू जुबान लड़ा रही है, तुम तो बिल्कुल कामचोर हो गई हो। तुम तो यह चाहती ही नहीं हो कि तुम्हारी जेठानी यहाँ से कुछ लेकर जाए। मेरी बातों का मेरी सासू माँ ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी। सासू माँ पे मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वह सुनने को इस बात को तैयार नहीं थी। इतने पर तो मुझे और भी गुस्सा आया और मैंने बोला कि ठीक है, मैं चावल दाल साफ़ कर देती हूँ। मैं सुबह से सबके लिए खाना बनाया, उसके बाद चावल दाल साफ़ करने के लिए बैठ गई। चावल दाल साफ़ करना शुरू कर दिया। शाम के तकरीबन 5 बज गए चावल दाल साफ़ करते करते, लेकिन किसी ने यह तक नहीं किया कि कम से कम चाय का टाइम हुआ है तो चाय ही बना दे। लोग यही देख रहे थे कि कब यह नौकरानी चावल दाल साफ़ करके फ्री हो तो चाय सबके लिए बनाए। सासू माँ थोड़ी ही देर में चिल्लाने लगी, बोलने लगी कि आज दिन भर चावल दाल ही साफ़ करेगी क्या? कुछ नाश्ता चाय तो दे दे। चावल दाल जल्दी जल्दी मैंने साफ़ करके और वहाँ से उठी। मन तो नहीं कर रहा था कुछ करने को, लेकिन फिर भी चाय बनाया, नाश्ता बनाया। उसके बाद लगे हाथ रात का खाना भी बनाना शुरू कर दिया। सभी लोग मज़े से रात की खाना खाकर एंजॉय किया और मेरी तो हालत जैसे हो गई कि अब मैं क्या बताऊं। जब मैं बिस्तर पर गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। मैं बिल्कुल बिस्तर पर पड़ गई और मुझे बुखार से मेरे सारे बदन तपने लगे और मुझे बहुत ज़ोरों से बुखार आ गया। सूरज भी क्या करता, रात को कहाँ दवाइयाँ लेने जाता। सूरज रात भर मेरे माथे पर पट्टियाँ दे रहा था। सुबह के जो ही 6 बजे सासू माँ सारा घर कपार पर उठा ली और चिल्लाने लगी कि अरे कोई उठेगा, कोई चाय बनाएगा। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई ही नहीं है। सासू माँ चिल्ला चिल्ला के सबको जगा रही थी, लेकिन कोई उठ नहीं रहा था। सूरज उठकर 5 बजे ही मेरे लिए मेडिकल स्टोर खुलवाकर दवाइयाँ लाने के लिए चले गए थे, क्योंकि मुझे तो पता था कि माँ को सुबह चाय मिलेगी तो सारा घर कपार पर उठा लेंगी, और जिसका डर था वही हुआ। सासू माँ मेरे घर के दरवाजे को खोली और अंदर आ गई और हमें डांट लगाना शुरू कर दी। अरे वाह महारानी, टाइम तो ज़रा देख ले, आज क्या मन है? क्या किसी को खाना नहीं देना है? सोचा होगा कि नौकरानी बुलाने के लिए बोल रही थी, यह लोग तो ऐसे बुलाएंगे नहीं, तो बहाने ही बना लूँ, बहाने बनाकर सो जाऊँ तो नौकरानी तो ज़रूर आ जाएगी। और बुरा भला मेरी सासू माँ मुझे कहने लगी। उनके पीछे सूरज खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। सासू माँ मुझे डांट पर डांट लगाई जा रही थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कुछ बातें करूं। मैं बेड पर लेट के रोने लगी कि हाय रे मेरी किस्मत, इतना करने के बावजूद भी मेरे से कोई खुश नहीं है। मैं दिन रात नौकरों की तरह इन लोगों के आगे पीछे घूमती हूँ। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत क्या ख़राब हो गई, सब लोग अपना औकात दिखा दिए। इसके बाद पीछे से आवाज़ आई, मम्मी अब बस करो, इतना इस बेचारी को सुनाओगी? तुम्हें तो दया नाम की चीज़ ही नहीं है। रात भर यह बुखार से तड़प रही थी। रात भर मैं इसके सर पर पट्टियाँ दे रहा था ताकि इसको कुछ राहत मिल जाए, और सुबह में मैं जाकर तुरंत ही मेडिकल स्टोर खुलवा के दवाइयाँ लेकर आ रहा हूँ। यही बात तो बोल रही थी कि सासू माँ सुबह उठेंगी तो जीना मेरा हराम कर देंगी, और वही तुमने किया। तुमने साबित कर दिया कि भाभी और रागिनी में तुम कितना अंतर करती हो। भाभी डेली देर से सोकर उठती हैं, तुम एक बार भी भाभी को नहीं डांटती हो, और ऊपर से एक घर का काम भी नहीं करती हैं, जैसे कि मानो मेहमान घर में आया हो। और रागिनी को बुखार है, आज रागिनी थोड़ा सा लेट कर दी तो तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट गया। इतना सुनने के बाद मानो सूरज की माँ को तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराने लगी और बोलने लगी, हाँ बोलो बोलो, बीबी की बातें बोल रहे हो ना? बीबी तुझे सिखा दी है, बीबी की ज़ुबान बोल रहा है, यह तेरा ज़ुबान नहीं है। मेरा बेटा तो बिल्कुल अपनी बीबी का गुलाम हो चुका है। कहते हुए मेरी सासू माँ चली गई। उधर से जेठानी आई और सारा घर कपार पे ये लोग उठा लिए। सासू माँ बोलने लगे कि देखो, तुम्हारी देवरानी तुम्हें यहाँ रहना नहीं चाहती है, और चाय बनाकर लाई
और बोली कि छोड़ो ना माँ जी, मैंने दवाइयाँ खाने के बाद सूरज ने बोला कि आज तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम आज कमरे से बिल्कुल भी नहीं उठोगी और ना तो कोई भी घर का काम करोगी, क्योंकि सूरज काफ़ी गुस्से में थे। और सूरज बोले कि आज मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, देखता हूँ तुम घर का काम कैसे करती हो। मैं सूरज को लाख समझा रही थी, लेकिन सूरज मेरी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। सूरज अंदर से बिल्कुल टूट गए थे और कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी मेरी सासू माँ बाहर आकर मेरी जेठानी से बोलने लगी कि देखो प्रिया, तुम जाओगी दिल्ली तो मैं भी इस बार तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ रह के थक चुकी हूँ। इन दोनों पति पत्नी को इनकी औकात दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि यह दोनों समझते हैं कि ही नहीं है मुझे कुछ। रूबी भी क्या करे। जेठानी बोल रही थी कि माँ जी, मेरा तो केवल 2 ही टिकट हुआ है, मेरा और मेरे बच्चों का, क्योंकि उन्हें तो ले जाने का मन नहीं था, लेकिन माँ की ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ गई थी कि नहीं मुझे जाना ही है। तब वह भी क्या करती। बोले कि ठीक है, बच्चों की ही टिकट पर चले जाना। उसके बाद सुबह के ही गाड़ी से यह सब लोग निकल गए। मेरी ननद पहले ही यहाँ से जा चुकी थी और घर में केवल हम और सूरज बच गए। सूरज हमारा काफ़ी देखभाल कर रहे थे। सूरज हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार के चक्कर में हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और काम के चक्कर में एक दूसरे को ही भूल गए थे। तब वहाँ पर जाने के बाद मेरी सासू माँ सोची कि बड़ी बहू को मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना पालिश मारती हूँ, और वहाँ पर गांव में जैसे मेरी बड़ी बहू मेरे से चिपक चिपक के बातें करती थी वैसे ही बातें करेगी, वैसे ही मेरी बड़ी बहू रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ पर सभी लोग पहुँचे तो रात को सो गए। सुबह जब हुआ तो मेरी सासू माँ 5 बजे ही उठ गई थी और उठकर उनको तो चाय की तलब लग गई थी, लेकिन उनको चाय बनाकर कौन दे। सासू माँ खुद तो चाय बना नहीं सकती, क्योंकि उनको चाय बनाने की आदत नहीं थी। 5 से 6 बजे 6 से 7 बजे बज गए। तब सासू माँ ने अपनी बहू को जगाने के लिए गई। सासू माँ अपनी बहू को जगाया तो बहू ने उनको खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर दिया कि मम्मी जी, यह गांव नहीं है, यह शहर है। यहाँ पर सब लोग लेट नाइट सोते हैं और जल्दी नहीं उठते। सुबह में और भी क्या करती हैं। जाइए अपने लिए चाय ही बनाकर पी लीजिए, इतना तो अपने लिए खुद से काम कर सकती हैं ना, आपके पास हाथ पैर है ना। इतना सुनने के बाद तो मेरी सासू माँ पूछो कि उनके ऊपर क्या बीती। किचन में गई चाय बनाने के लिए। जब 8 बजे तब मेरी जेठानी रूबी उठी और उठने के बाद ही अपने बच्चों का टिफ़िन बनाने में लग गई। गांव में तो रागिनी सासू माँ को 9 बजते बजते नाश्ता करा देती थी, लेकिन यहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं था। यहाँ मेरी जेठानी ने सबसे पहले अपने बेटे और अपने पति को ऑफिस भेजने के बाद और सारा काम करने के बाद जब 11 बजा तब मेरी सासू माँ को लंच मिला। सासू माँ ने नहा धोकर सुबह से ही इंतज़ार कर रही थी, लेकिन डर के मारे अपनी बहू से कुछ नहीं बोल रही थी। सासू माँ यह सोच रही थी कि मेरी बहू गांव में मुझे कितना चिपक चिपक के बातें करती थी, यहाँ पर तो यह ऐसा लग रहा था कि यह वाली बहू ही नहीं है और मैं भी इसको कितना समझने में भूल की हूँ। इसके बाद नाश्ता करने के बाद मेरी बहू रूबी ने बोला कि माँ जी, मैं सोने जा रही हूँ, कुछ काम होगा तो आप खुद से कर लीजिएगा, मुझे मत जगाइएगा, खाना खुद से निकाल कर खा लीजिएगा जब आपको भूख लगेगी तो। नाश्ता ही जब 11 बजे मिला तो खाना कैसे 2 घंटे में माँ जी खा लेती। खाना तो 12 बजे तक खा लेती थी, लेकिन खाना उन्हें अभी चावल ही नहीं बना था। सभी लोग चावल नहीं खाए थे। उनके घर में सब लोग 4 बजे खाना खाते थे। जब बच्चे आते थे तब उनको खाना मिला, तब मेरी सासू माँ को खाना मिला, उन्होंने खाया। देखते ही देखते सुबह हो गई, लेकिन उनसे ना तो कोई बातें करने वाला था, ना कोई उनसे चिपक के बोलने वाला था, और ना ही तो उनके समय पर उनको खाना नाश्ता मिल रहा था। यह सारी चीज़ों से मेरी सासू माँ को बहुत ठेस पहुँच रही थी। मेरी सासू माँ तो यहाँ पर जो अपना दादागिरी दिखा रही थी वह सारा उनका ख़त्म हो चुका था। सुबह हुआ वही दिनचर्या, सब लोग नाश्ता किए। उनसे तो इनका बेटा भी बात नहीं करता था, क्योंकि वह सुबह में उठना और नाश्ता करता और सीधे ऑफिस चला जाता। यह 2-3 दिनों तक चला। तब मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बोला, सासू माँ क्या हुआ, मुझे तो आप मुझसे इतनी नाराज़ हैं, मुझे इतनी नाराज़गी है कि आप मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। आपको खैर मानते हैं कि मैं नालायक हूँ, लेकिन इतनी भी नालायक नहीं हूँ कि आपका ख्याल नहीं रख सकती, और आप हमसे इतनी गुस्सा हो गई हैं। मैं इतना सुनने के बाद तो मेरे सासू माँ के आंखों से आंसू आने लगे और अपने आंसू को छुपाते हुए बोले कि अरे नहीं बहू, तुम
ऐसी नहीं हो, मेरा टिकट सूरत से निकलवा दो, मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैंने अपने पति से बोला कि सासू टिकट निकलवा दो, लेकिन सूरज बहुत नाराज़ थे, बोल रहे थे कि नहीं, वो गई है तो महीने भर कम से कम रहने दो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं तो हमारी माँ है, उनका टिकट आप करवाइए और वह यहाँ पर आ जाएंगी। देखते ही देखते 1 हफ्ते बीत गए, लेकिन 1 हफ्ते में जो उनकी बड़ी बहू का असलियत था उनको बिल्कुल ही पता चल गया था। और कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो पास होता है असल में वही काम आता है। जब मेरी सासू माँ यहाँ आई तो उनकी रवैया बिल्कुल भी मेरे साथ बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी पहली वाली मेरी सासू माँ नहीं है। मेरी सासू माँ ने हम दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया कि तुम दोनों शादी करके जब से आए हो तब से बाहर घूमने नहीं गए हो, तुम दोनों जाओ बाहर घूमने के लिए। ऐसा कुछ दिनों के बाद मेरे ससुर जी भी रिटायर आ चुके थे। मेरे पति और मेरे ससुर जी अपना खेती बाड़ी कर रहे थे और उसी से हम लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। अब मेरी सासू माँ को यह बात समझ आ गई थी कि जो पास में रहता है वही काम आता है और हर चीज़ पैसों से नहीं होता है। एक समय ऐसा भी आता है कि बोलने बात करने वाला भी चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। रागिनी तो दिन भर अपने सासू माँ से बिल्कुल ही चिपकी हुई रहती थी और सासू माँ ही उससे दूर दूर रहती थी, लेकिन सासू माँ को अब सच्चाई समझ में आ चुकी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, और ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।